Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 20th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about National Human Rights Commission. And this topic is important from our syllabus paper 3, Indian polity point of view, especially from the statutory body's perspective. तो लेट अस सी द कॉन्टेक्स्ट, ये आर्टिकल क्यों आज आया है। तो हाल फिलहाल में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2 दिन की सिटिंग बुलाई थी ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन केसेस रिलेटेड टू 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एंड सिक्किम। और 40 से भी ज़्यादा केसेस इन 2 दिनों के सिटिंग में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डिस्पोज किए। और इस सिटिंग के अंदर इन 40 केसेस में लगभग 20 लाख का कंपनसेशन अनाउंस किया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगेन ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि इन तमाम केसेज में से आसाम के अंदर अकेले हाफ से भी ज़्यादा केसेस थे, मतलब 20 से भी ज़्यादा केसेस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आसाम से रिलेटेड थे। और ज़्यादातर केसेस आसाम से जो रिलेटेड थे दे वर लाइक और फॉर कस्टोडियल डेथ, फेक इनकाउंटर्स, टॉर्चर बाय पुलिस इन कस्टडी, इन तमाम तरह के इश्यूज़ थे जिनको लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुनवाई की। तो ज़्यादातर केस आसाम पुलिस के खिलाफ थे और इस कारण से आर्टिकल में ये बात कही गई है कि देयर इज़ ए नीड टू सेंसिटाइज द पुलिस ऑफ आसाम ऑन ह्यूमन राइट्स। ये बातें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं। तो अगर इस आर्टिकल का चीफ आर्ग्यूमेंट देखा जाए तो यही है कि देयर इज़ नीड टू स्ट्रेंथन नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ताकि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं लाइक कस्टोडियल डेथ उन सबको कम किया जा सके आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। पिछले साल आपको याद होगा, ये आर्टिकल भी मैंने कवर किया था, कई सारे ये काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट हुई थी लास्ट ईयर, जब जयंत बोरा नाम के एक यूथ को ही वाज फाउंड डेड इन पुलिस कस्टडी एंड probably he died because of custodial torture। तो इन सब तरह के केसेस जब निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का पुलिस के ऊपर से ट्रस्ट थोड़ा कम होता है और इस कारण से ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। तो पुलिस को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। इस पूरे आर्टिकल की मदद से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एज अ बॉडी। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी जिसको कानून की मदद से बनाया गया है। इट वाज क्रिएटेड इन 1993 एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। और जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, इस बॉडी का काम है टू एंश्योर ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। सो इट्स अ काइंड ऑफ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो ये देखना, और अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते तो उस केस में अप्रोप्रिएट एक्शन लेना इस बॉडी का काम है। ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ होती है उनको भी एक बार ज़रा देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने डिफाइन किया है ह्यूमन राइट्स एज ऑल दोज राइट्स दैट आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ और जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन यू डिजर्व सर्टेन राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ, तो यू आर बॉर्न एज ए ह्यूमन, सो यू आर बाउंड, यू डिजर्व टू लिव, राइट टू हैव डिग्निफाइड लाइफ। तो कई कुछ ऐसे अधिकार जो हम सबको जस्ट बिकॉज वी आर बॉर्न एज ए ह्यूमन वी नेचुरली डिजर्व दोज राइट्स, और उन तमाम अधिकारों को कहा जाता है ह्यूमन राइट्स एज पर यूनाइटेड नेशंस। and these rights should be available to each and every individual or human regardless of their race, sex, nationality, ethnicity, language, religion or any other status. Human rights include right to life, liberty, freedom from slavery, torture, freedom of opinion expression, right to work, right to education and many more। मतलब ये तमाम अधिकार अगर हमें ना मिले, अगर हमें काम करने का अधिकार ना मिले, एजुकेशन का अधिकार ना मिले, तो फिर जैसे सोक्रेटस ने कहा था, आपको याद होगा सोक्रेटस का एक बहुत ही फेमस कोट, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। तो वो भी यही मानते हैं कि अगर हमें इंसानों की तरह जीने का अधिकार नहीं मिले, अगर हमें सोचने समझने का, पढ़ने लिखने का अधिकार ना मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार ना मिले, तो वो जीवन बेकार है। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। सो ऑल दीज राइट्स आर पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बिकॉज दे गिव मीनिंग टू आवर लाइफ, दे अलाउ अस टू लिव लाइक अ ह्यूमन। एक जो ज़रूरी बात आपको पीटी पर्सपेक्टिव से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में याद रखनी चाहिए, वो ये है कि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड एक बार सवाल यूपीएससी में वो दे चुके हैं कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। अब अगर
ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट की बात की जाए कि व्हेन इट ओरिजिनेटेड, सो यूनाइटेड नेशन ने तो आपने देखा कि ये डेफिनेशन दे रखा है ह्यूमन राइट्स का, दीज राइट्स आर इंटाइटल्ड टू एवरीवन विदाउट और इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। अब देखिए ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया गया था पहली बार बाय यूनाइटेड नेशन इन इट्स डिक्लेरेशन, जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। And the Universal Declaration of Human Rights was adopted by General Assembly of United Nations in Paris on 10th December 1948। और इसीलिए ये जो दिन है 10th दिसंबर, इसको पूरे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और जब यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि ये तमाम तरह के राइट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स कहे जाते हैं, इनको कहे जाना चाहिए ह्यूमन राइट्स, तो कुछ उनमें से ह्यूमन राइट्स को हमारे देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हमने कानून बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, जिसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए हमने बॉडी बनाई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ध्यान से समझिए, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें कुछ तरह के अधिकारों को उन्होंने डिक्लेयर किया है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। हमने एज इट इज़ तमाम जो भी ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किए, सारे के सारे ह्यूमन राइट्स को हमने नहीं माना है, बट हमने ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए अपने देश में एक बॉडी बनाई है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अकॉर्डिंग टू अ लॉ, जिसका नाम है, उस लॉ का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 दिसंबर को ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया गया था बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसी कारण से 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे की तरह मनाया जाता है। और इस साल का 2021 का ह्यूमन राइट्स डे का थीम है इट्स आवर डे। अब जरा हमारे देश के अंदर जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज एन 8 मेंबर बॉडी। इसके एक चेयरमैन होते हैं, उसके अलावा 7 मेंबर्स होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। 7 में से 4 मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मतलब सिंस दे आर पार्ट ऑफ सम अदर और दे आर चेयरमैन ऑफ सम अदर बॉडी, दैट ऑटोमेटिकली मेक्स देम इंटाइटल्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस National Human Rights Commission. That is the meaning of ex officio member. For example, National Commission for chairperson of National Commission for Scheduled Caste, chairperson of National Commission for Minority, similarly chairperson for National Commission for Protection of Child Rights and chairperson of National Commission for Women. ये जो 4 कमीशन है, इनके जो चेयरपर्सन है ऑटोमेटिकली दे बिकम मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके अलावा एक चेयरमैन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, ही शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जैसे कि आप मौजूदा टाइम में देखिए तो हमारे ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं फॉर्मर रिटायर्ड जस्टिस AK मिश्रा साहब। और चेयरमैन और बाकी मेंबर्स को अपॉइंट करने का तरीका क्या होता है वो भी ज़रा समझिए। तो देखिए, एक हाई पावर्ड कमेटी होती है, एक हाई पावर्ड कमेटी होती है दैट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हाई पावर्ड कमेटी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसमें और भी मेंबर्स होते हैं और ये हाई पावर्ड कमेटी प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है कि सर आप इनको आप बना सकते हैं एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके अलावा इन मेंबर्स को आप मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि हाई पावर्ड कमेटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट टू द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड अदर मेंबर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। कंडीशन ये है कि द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन शुड बी आइदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं आइदर दे शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट और दे शुड बी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये कंडीशंस हैं। जो चेयरपर्सन होना चाहिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो, लेकिन बाकी मेंबर्स हो दे शुड बी आइदर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट या फिर रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। अब जरा देखते हैं द सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को माना जाता है कि इसके सक्सेसेस जो हैं वो काफ़ी पार्शियल, अब काफ़ी लिमिटेड रहे हैं। इट हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री एज फार एज इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स आर कंसर्न्ड। तो क्या कारण रहे हैं, वाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ रिमेंड ओनली पार्शियली सक्सेसफुल, वो एक एक करके देखते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फेसेस द चैलेंज ऑफ 3F। द चैलेंज ऑफ 3F फेस्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनको एक एक करके देखते हैं। पहला चैलेंज है फंड का। तो देयर इज पॉसिटी ऑफ फंड की हमेशा कमी रहती है, दैट डज नॉट अलाउ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टू परफॉर्म अप टू द मार्क। दूसरा चैलेंज है फंक्शन का।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एग्जैक्टली क्या फंक्शन होगा, क्या का किन किन मामलों में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास अधिकार होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इनफैक्ट आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से राइट्स ह्यूमन राइट्स माने जाते हैं, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे हालात में जब कौन से अधिकार ह्यूमन राइट्स के दायरे में आएंगे यही पता नहीं है, यही वेल डिफाइंड नहीं है, तो हाउ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विल वर्क, दैट मेक्स डिफिकल्ट फॉर अस टू कंसीव। दैट इज द प्रॉब्लम कि देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन आवर कंट्री। आपने सुन रखा होगा लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन देयर इज नथिंग लाइक ह्यूमन राइट्स डिफाइंड, वेल डिफाइंड कि दीज आर द ह्यूमन राइट्स एंड दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन हमने जरूर बना दिया है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, लेकिन कौन कौन से अधिकार ह्यूमन राइट्स होंगे ये हमने नहीं बताया। वो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जरूर है, लेकिन दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन इंडिया। सो इस कारण से द ज्यूरिडिक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज नॉट वेरी क्लियर। फंक्शनरीज का प्रॉब्लम है, तीसरा प्रॉब्लम है, थर्ड ऑफ जो प्रॉब्लम वो है फंक्शनरीज का। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन डज नॉट हैव इट्स ओन डेडिकेटेड स्टाफ, अपना सही और खुद का ऑफिस नहीं है, मतलब खुद का वेल डिफाइंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेडिकेटेड स्टाफ नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स आर जनरली अपॉइंटेड इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एज ए प्रोबेशनरी मैनर। ऑफिसेज हैं बट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसेज के अच्छे नहीं हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं नॉर्मली रिटायर्ड IAS ऑफिसर वगैरह, उनको या फिर वर्किंग ऑफिसर्स, उनको प्रोबेशनरी मैनर में अपॉइंट किया जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, हु आर नॉट trained in right direction to serve as a member of National Human Rights Commission. That is the problem of functionaries of National Human Rights Commission. तो इन तीनों में भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है फंक्शन का, कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का काम क्या है यही क्लियर नहीं है। और वो इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या, ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ होती हैं वो क्लियर नहीं है। तो आई टोल्ड यू कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट वॉट एग्जैक्टली इज ह्यूमन राइट इज नॉट डिफाइंड। द कमीशन, अब एक और बात आपको समझनी है कि द कमीशन डज नॉट हैव पावर टू पनिश। ऐसा नहीं है कि कोर्ट की तरह ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई पनिशमेंट दे सकता है, सजा दे सकता है। एट मैक्स द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अनाउंस सम मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम। जैसे इस केस में भी आपने देखा कि 40 जो लोग हैं, 40 केसेस में 20 लाख का लगभग मॉनेटरी कंपनसेशन अनाउंस किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास कोई अधिकार नहीं है। इट कैन नॉट गिव एनी पनिशमेंट, इट कैन मेक सम मॉनेटरी रिलीफ फॉर द विक्टिम। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे देश में अगर बात की जाए, इंडिया के अंदर जो रिकॉग्नाइज तरीके के अधिकार हैं, राइट्स हैं, तो वो बस 3 ही है। फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है लीगल राइट्स, अलग अलग कानून बना करके जो हमें अधिकार दिए गए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट, वो है लीगल राइट्स या स्टैट्यूटरी राइट्स भी इसको कहते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो सारे अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट नॉट इन पार्ट 3, सम अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी, इट इज नाउ मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 300A, सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। जैसे राइट टू वोट, इट्स मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 326। तो इस तरह के अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहे जाएंगे बट दे वॉन्ट बी कॉल्ड फंडामेंटल राइट, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है लेकिन पार्ट 3 में नहीं है। सो दे आर नॉट फंडामेंटल राइट बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो यही 3 तरह के अधिकार हैं जो हमारे देश में वेल डिफाइंड हैं। ह्यूमन राइट्स क्या है? There is no separate category of human rights. There is no well-defined category of human rights. ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे देश के अंदर। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जरूर कुछ ह्यूमन राइट्स मेंशन्ड है, बट वो एज इट इज़ तो एप्लीकेबल होगा नहीं हमारे देश में। और हमारे देश ने एक सेपरेट तरीके से आइडेंटिफाई करके नहीं दिया कि ये तमाम अधिकार ह्यूमन राइट्स माने जाएंगे। और वैसे हालात में हमने बना दिया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसी कारण से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की क्या वेल ज्यूरिडिक्शन होगी वो अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर ह्यूमन राइट्स को, अब मुद्दा ये है कि ह्यूमन राइट्स तो एक तो डिफाइंड नहीं है, और ह्यूमन राइट्स के केस में पनिशमेंट देने का पावर कोर्ट के अंदर है, यानी कि कोर्ट में ह्यूमन राइट्स के केसेस चलते हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस हैं, और कोर्ट को ही अधिकार है, जुडिशरी को हमारे देश में ह्यूमन राइट्स के केसेस में पनिशमेंट देने का। और कोर्ट में तो आपको ऑलरेडी पता है कि कितने सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, मोर देन 3 करोड़ केसेज आर पेंडिंग इन द कोर्ट्स। तो कोर्ट आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर। तो वैसे केस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होना हमारे देश में काफ़ी नेचुरल है। जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके पावर फंक्शंस ज्यूरिडिक्शन डिफाइंड नहीं है। ह्यूमन राइट्स क्या है वो डिफाइंड नहीं है। ह्यूमन राइट्स के केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में लड़े जाते हैं, कोर्ट्स आर ऑलरेडी ओवर बर्डन एंड दैट ऑल सच सिनेरियोज हैव लेड टू रिपीटेड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन आवर कंट्री इन वन फॉर्म और द अदर।
सो इसी कारण से इस आर्टिकल में बताया गया है कि देयर इज ए नीड टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्पेशल कोर्ट टू अवॉइड ह्यूमन राइट्स वायलेशन लाइक कस्टोडियल डेथ या फेक encounters. The next article is taken from international segment. It is about third India Central Asia dialogue and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल को देखने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं. तो ये जो 5 कंट्रीज हैं, these 5 countries together are known as Central Asian country. These 5 countries are Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan एंड उज्बेकिस्तान. ये 5 कंट्रीज़ को साथ में हम लोग कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज से रिलेटेड ये न्यूज़ है. देखिए, हाल फिलहाल में इंडिया और सेंट्रल एशिया की थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुई है इन न्यू दिल्ली. और ये थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है क्योंकि दिस इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग इज़ कंटिन्यूड सिंस 2019. 2019 में पहला इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ था, 2020 में दूसरा इंडिया सेंट्रल इंडिया डायलॉग हुआ था. 2019 वाला जो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ था दैट वाज हेल्ड इन समरकंद. 2020 वाला जो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ था दैट वाज डन इन वर्चुअल फॉर्मेट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. तो अब तीसरा इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग कंडक्ट कराया गया है इन न्यू दिल्ली ऑन 18th एंड 19th दिसंबर. आउटकम ऑफ द मीटिंग, इस मीटिंग में क्या आउटकम निकल के आई है, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है वो जरा देखते हैं. अगर इस मुद्दे को देखा जाए, इस इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग देखा जाए, थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग मीटिंग को देखा जाए तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय था अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, तालिबान हैज़ कम टू पावर, देयर हैव बीन रिपीटेड केसेज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड सो मेनी केसेज ऑफ वायलेंस ऑल्सो इन अफगानिस्तान पोस्ट तालिबान कमिंग इनटू पावर. इस कारण से ये अफ़गानिस्तान के ऊपर मेनली चर्चा हुई है सेंट्रल एशिया और इंडिया की इस मीटिंग में. आप देखिए, इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच में है बिल्कुल अफ़गानिस्तान. तो इंडिया बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है सेंट्रल एशिया के साथ ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर वो अपना कुछ हद तक इन्फ्लुएंस बनाए रखे. बिकॉज पाकिस्तान से तो कोई उम्मीद हो नहीं सकती हमारी. नेचुरली पाकिस्तान तो हमारे लिए नेगेटिव काम करेगा. पाकिस्तान इज़ नॉट अलाउिंग अस टू हैव एनी इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान. सो इंडिया इज ट्राइंग थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू हैव इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान बिकॉज सेंट्रल एशियन कंट्रीज शेयर अ लार्ज बॉर्डर विथ अफगानिस्तान. तो आप देखिए, इस पूरे इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग में इसी पे बात हुई है अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी को लेकर के. तो जो 2 मेजर स्टेटमेंट्स रिलीज़ किए गए हैं इस इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में, थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में, वो था फर्स्ट, रेस्पेक्टिंग सोवरेनिटी ऑफ अफ़गानिस्तान. ये एक तरीके का इनडायरेक्ट मैसेज है पाकिस्तान को. इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की सोवरेनिटी, यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाना चाहिए, उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. एक तरह का इनडायरेक्ट मैसेज है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर अपना और ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनाए. दे आर रिपीटेडली इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल मैटर्स ऑफ अफगानिस्तान विच कुड बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान. तो पहली बात तो ये है, इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कि भाई हर देश अफगानिस्तान की सोवरेनिटी को और इंटरनल मैटर्स को रेस्पेक्ट करे, उसमें इंटरफेयर ना करे. दूसरा, हमने कहा है कि वी शुड रेस्पेक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन नंबर 2593 रिलेटेड टू अफगानिस्तान. तो इसी साल 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन नंबर 2593 रिलेटेड टू अफगानिस्तान. क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन नंबर 2593, उसको एक करके देखते हैं. This resolution demands that Afghanistan territory should not be used for sheltering, training, planning or financing terrorist activities, and this resolution called for all concerted actions against terrorist groups. तो इंडिया का सबसे बड़ा डर यही है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के पावर में आने के बाद कि ये एरिया वापस से एक सेंचुरी बन जाएगा फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स एंड ड्रग ट्रैफिकर्स, और इंडिया के लिए तमाम तकलीफें फिर से बढ़ जाएंगी, लाइक क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स या फिर क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग. तो इंडिया इसीलिए बार बार दुनिया को याद दिला रहा है. दुनिया क्या, 2 मेन कंट्री हैं, टेररिस्ट कंट्री हैं, पाकिस्तान और चाइना. इन दोनों को याद दिला रहा है कि देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन पास हुआ है 2593 जो कहता है कि अफगानिस्तान टेरिटरी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर शेल्टरिंग, ट्रेनिंग और प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़. तो ये इंडिया बार बार सेंट्रल एशिया के साथ अब अलाइन करने की कोशिश कर रहा है. अब ये सवाल इस साल के लिए मुझे लगता है इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंडिया क्या कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर अपने इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए. तो इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की मदद से अपनी इन्फ्लुएंस को बनाने की कोशिश कर रहा है. इंडिया चाहता है कि जो यूनाइटेड नेशन की रिजोल्यूशन है 2593 उसका रेस्पेक्ट हो. इंडिया चाहता है कि कोई भी देश इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, उसकी सोवरेनिटी को थ्रेटन ना करे. इंडिया और सेंट्रल एशिया ने पिछले महीने भी
आप देखो तो पिछले से पिछले महीने में अक्टूबर महीने में भी किस तरह की मीटिंग की थी। इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, इन्होंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के, इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के प्लस रसिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को इन्वाइट किया था और वहाँ पर भी इसी बात पर चर्चा हुई थी कि कैसे अफगानिस्तान के अंदर पीस स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई थी उसका नाम था दिल्ली सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगान क्राइसिस, और ये जो है वो है 3rd इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, और दोनों ही मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था अफगानिस्तान। तो एक इंपॉर्टेंट आंसर में पॉइंट जरूर आना चाहिए अगर इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन पे सवाल आ जाता है, या फिर अफगानिस्तान की करंट क्राइसिस के बाद इंडिया क्या स्टेप ले रहा है उसके अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखने में, तो आपको जरूर ये आंसर लिखना है कि इंडिया इज ट्राइंग टू coordinate with Central Asian countries, especially recently 2 meetings have been done in this regard so that India could maintain its influence in Afghanistan, ताकि इंडिया ने जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाए हैं अफगानिस्तान में वो पूरी तरह से वो ख़त्म ना हो जाए। इंडिया ने जो भी अभी तक खर्चा किया है अफगानिस्तान के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में से सालमा डैम एंड ऑल दैट वो बनाया है, वो पूरी तरह से उसका इम्पैक्ट ख़त्म ना हो जाए और इंडिया का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के अंदर बना रहे। और फ्यूचर में अगर तालिबान सरकार को हटा पाए किसी का तरीके से, या डेमोक्रेटिक प्रोसेस से या फिर इंटरनेशनल प्रेशर से, तो वापस से इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के अंदर वैसा ही बरकरार हो जाए जैसा तालिबान के पावर में आने से पहले था। इस टॉपिक के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये दूसरा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए आपको यहाँ से हिंट्स पढ़ना होगा। The next article is taken from national segment. It is about Operation Vijay and this topic is important from our syllabus paper 2 post consolidation history. तो देखिए 19 दिसंबर यानी कि कल का दिन, ये दिन गोवा में गोवा लिबरेशन डे की तरह मनाया जाता है। तो इसी दिन गोवा आज़ाद हुआ था फ्रॉम पोर्टुगीज रूल। तो इस दिन यानी कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा गॉट लिबरेटेड फ्रॉम पोर्टुगीज रूल। इसके पहले गोवा वाज अ पोर्टुगीज कॉलोनी। इनफैक्ट गोवा वाज हैंडेड ओवर टू पोर्टुगीज बाय मराठाज इन 1641 और तब से गोवा के ऊपर पोर्टुगीज लोग रूल कर रहे थे। दैट मीन्स पोर्टुगीज रूल्ड ओवर गोवा फॉर अबाउट 451 ईयर्स। फिर हुआ क्या देखिए, गोवा में वैसे तो पोर्टुगीज़ का रूल था, बाकी तमाम इंडियन जो टेरिटरीज हैं उस पर तो ब्रिटिश का रूल हो गया था। अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो हम लोग नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, 19th सेंचुरी से ही नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। इसका इन्फ्लुएंस गोवा में भी देखा गया। गोवा के लोग भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। धीरे धीरे दे ऑल्सो वांटेड टू गेट फ्रीडम, बट नेशनल मूवमेंट वॉज मोनली टारगेटेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इसलिए गोवा में वो मोमेंटम पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन लास्ट में 1940s में अगर आप देखें तो गोवा के अंदर भी सत्याग्रह का जो अप्रोच है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। गोवा के लोग भी सत्याग्रह में काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड प्रॉब्लम क्या हुई कि जब इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, उस टाइम में पोर्टुगीज पीपल रिफ्यूज्ड, पोर्टुगीज गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू गिव अप देयर होल्ड ओवर गोवा। दे वांटेड टू रिटेन गोवा एज देयर टेरिटरी एंड दैट इज़ वाई इसके बाद भी 1947 के बाद भी हमारा बाकी देश तो आज़ाद हो गया लेकिन गोवा पोर्टुगीज टेरिटरी रहा। गोवा के लोग प्रोटेस्ट करते रहे पोर्टुगीज गवर्नमेंट के खिलाफ कि दे वांटेड इंडिपेंडेंस, दे वांटेड टू मर्ज गोवा विथ इंडिया। और बाद में गोवा के लोगों की डिमांड को देखते हुए, पॉपुलर डिमांड को देखते हुए, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में एक प्लान अडॉप्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय वॉज लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू फ्री गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज कंट्रोल। इस ऑपरेशन विजय में हमारी जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्स, तीनों ने मिल करके कोऑर्डिनेटेड तरीके से पोर्टुगीज के अगेंस्ट एक्शन लिया और फिर 3 दिन के अंदर ही गोवा को लिबरेट करा लिया गया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पूरी तरह से लिबरेट हो गया। दैट इज वाई दिस इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट डे ऑफ गोवा, इंडिपेंडेंस डे या लिबरेशन डे फॉर गोवा। The next article is taken from Assam segment. It is about Bihu, which is an intangible heritage of Assam. और अब इस आर्टिकल में आप देखेंगे कि अब बिहू को वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में उसको प्लेस सिक्योर कराने के लिए कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं हाल फिलहाल में। देखिए, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू।
तो एक बार ज़रा देखते हैं कि यूनेस्को जो अलग अलग हेरिटेजेस अनाउंस करता है वो उसके लिए क्या क्राइटेरिया लेता है। 2-3 दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि दुर्गा पूजा ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ बीन नाउ इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेजेस ऑफ यूनेस्को। वहाँ मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को की 2 अलग अलग कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ 1973 एंड कन्वेंशन ऑफ 2002, जिसकी मदद से हेरिटेजेस डिक्लेयर किए जाते हैं। एक हेरिटेज होता है कल्चरल या नेचुरल हेरिटेज। एक सबसे पहले तो ब्रॉड डेफिनेशन है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको हम फील कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको 2-3 दिनों पहले ही कराया था, आई होप आपको याद ही होगा, इसीलिए मैंने दोबारा नहीं करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जल्दी बता रहा हूँ बस। टेंजिबल का हिस्सा होते हैं कल्चरल एंड नेचुरल, जैसे ताजमहल इज एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल टेंजिबल हेरिटेज, जबकि नेचुरल में काजीरंगा विल बी एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल टेंजिबल हेरिटेज। जबकि इनटेंजिबल हेरिटेज का हिस्सा हो जाएगा वो 3 चीज़ें, फोक डांस, फोक म्यूजिक वगैरह जो इनटेंजिबल हेरिटेजेस होंगे। उसी इनटेंजिबल हेरिटेज का हिस्सा बना है दुर्गा पूजा ऑफ वेस्ट बंगाल। तो उसी इनटेंजिबल हेरिटेज में हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बिहू फेस्टिवल को भी, असम के बिहू फेस्टिवल को भी और हमारे बोर गीत को इंक्लूड करा दिया जाए इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। तो उसी के लिए ये कोशिश की जा रही है। क्या क्राइटेरिया होता है यूनेस्को के हेरिटेजेस लिस्ट में किसी भी एंटिटी को एंट्री देने के लिए, वो जरा देखते हैं। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनेस्को के को रिकमेंड करते हैं। देखिए, यूनेस्को की एक कमेटी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी टेंजिबल या इंटेंजिबल हेरिटेजेस को डिक्लेयर करती है। यूनेस्को के अंदर ये कमेटी आती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेजेस को डिक्लेयर करती है। अब ये जो टेंजिबल या इंटेंजिबल हेरिटेजेस डिक्लेयर करती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय दीज 3 ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये 3 एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनेस्को के, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को रिकमेंडेशन देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें टेंजिबल या इंटेंजिबल हेरिटेजेस में इंक्लूड किए जा सकते हैं। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। IUCN जो नेचुरल टेंजिबल हेरिटेजेस को रिकमेंड करता है, उसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी एंड प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये तीनों जो है रिकमेंड करते हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को कि कौन कौन से हेरिटेजेस को डिक्लेयर किया जा सकता है एज हेरिटेजेस। अब ये जो तीसरी बॉडी है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसका एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक विंग है। तो ये वैसे तो है इंटरनेशनल NGO, लेकिन इसका एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक विंग है, नॉर्थ ईस्ट जोन ऑफ दिस इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट। इसने काम शुरू किया है ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रिपरेशन ऑफ और सिस्टमाइजेशन ऑफ द डाटा ऑन बिहू एंड बोर गीत of Assam, so that a strong claim could be put in front of World Heritage Committee in order to give Bihu and Borgit an intangible cultural heritage tag अंडर यूनेस्को। तो मुद्दा यह है कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन में ये जो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसने स्टडी करना शुरू किया है, बिहू और बोर गीत से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना शुरू किया ताकि इन दोनों को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में एक जगह सिक्योर करा दी जाए। तो आफ्टर दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता गॉट दिस इंटेंजिबल हेरिटेज स्टेटस इन यूनेस्को। आसाम के जो भी कल्चरल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अब अपनी कोशिश करनी शुरू कर दी है ताकि बिहू को, जो कि ऑफकोर्स एक मेजर फेस्टिवल है आसाम का, उसके साथ ही बोर गीत को, जो कि एक डिवोशनल सॉन्ग है कंपोज बाय श्रीमंत शंकर देव एंड माधव देव जी इन 15th एंड 16th सेंचुरी, इन दोनों को ही यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करा दिया जाए। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इलेक्शन कमीशन? द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। रॉन्ग, it is conducted by Election Commission of India. Electoral rolls of local bodies are directly taken by the State Election Commission. This is also wrong. बहुत सारे स्टेट्स ने अपने खुद के अलग इलेक्ट्रल रोल प्रिपेयर किए, इसीलिए कॉमन इलेक्ट्रल रोल की बात चल रही है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। And which of the following statements are true about major ports of act? Both statements are correct, so the correct answer is option C. And Assam Skill University के लिए funding 80% of funding is coming from Asian Development Bank, so the correct answer is B. That's all from our side for today. Thanks for watching.